है ना, समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत में जो मानव था उनका रहन सहन और शैली कैसा था, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। मानव का इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका से, इथोपिया से, ये सब से प्राप्त हुआ था, ये आपको देखने को मिलेगा, इन सब चीजों को पढ़ने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर जो हम लोग समय की शुरुआत करते हैं, इनको इनकी जो जानकारी हम किससे प्राप्त होती है? तो इनकी जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। क्या चीज के प्राप्त होती है? इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, है ना। तो अब देखो हिस्ट्री क्या होता है बाबू। हिस्ट्री जो शब्द होता है वो जरा समझिएगा कि ये हिस्ट्री क्या होता है। ये जो है एक ग्रीक शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, है ना। ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, जिसका अर्थ होता है बाबू कि पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित, है ना, होने वाला तथ्य होता है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है पूछताछ। जैसे एक बात बताइए, अभी आपको कैसे पता चलता है कि प्रारंभ में मानव इस तरह के थे? तो कुछ ना कुछ खोजबीन की गई होगी, सर्च की गई होगी, उसके आधार पर हमने ये पता लगाया कि पहले के मानव ऐसे हुआ करते थे, राइट। तो हिस्टोरिया का अर्थ होता है पूछताछ, जिसका जो है वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य होता है, इसका अर्थ, ठीक है। और हिस्ट्री जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया, ठीक है। चलिए, इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं। अब आपको पता है कि इतिहास जो है वो अतीत में घटना घट चुकी है। जैसे आपको पता था कि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा किए थे, राइट। तो ये अतीत में घटना घट चुकी थी, और वह अतीत जो होता है बाबू वो हमारे वर्तमान से संबंधित कहीं ना कहीं होता है, हाँ या ना। आप मान के चलिए आज से आप 2 साल 4 साल पहले क्या थे और अभी उसी के हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। जैसे एक इसको इस एग्जांपल से समझा जा सकता है कि अभी आप जो 10 क्लास में पढ़े तभी ना इंटर में आए, तो आप अतीत में वो काम किए, उसी से आप आगे बढ़े हो। तो अतीत जो है कहीं ना कहीं हमारे वास्तविक जीवन से वो कनेक्ट रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं इतिहास, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है। जरा इस पॉइंट को क्लियर करिएगा कि अतीत में कोई भी घटनाएं होती है उसका किसी न किसी रूप से हमारे जीवन पर भी संबंध होता है, या तो प्रत्यक्ष कहो, डायरेक्ट कहो, या फिर इनडायरेक्ट कह लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, आप अभी जो आसमान में वायुयान उड़ते हैं, क्या अचानक अभी तुरंत बन गया है? नहीं बना है, ये भी कई साल पहले बना है, और वो बना है तो हम लोग भी सुविधा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कोरिलेट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो अतीत की घटनाएं होती है जो हमारे जीवन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? जुड़ा होता है। यदि इतिहास में घटनाएं घटित ना होती तो वर्तमान में वो चीजें देखने को ही नहीं मिलती। जैसे इतिहास में ट्रेन का आविष्कार नहीं होता तो ट्रेन चलता आज क्या? अब मान के चलिए आज ट्रेन का आविष्कार कर रहे हैं, तो आगे आने वाले 10 साल के बाद जो बच्चा लोग है तो उसके लिए ये इतिहास होगा, हम लोग के लिए ये वर्तमान होगा। लेकिन हम लोग से जो 10 साल पहले कोई कुछ करके गया तो हम लोग के लिए वो इतिहास हो गया। बातें समझ में आ रहा है? तो इतिहास में अगर कोई कुछ भी होता है तो वो हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, और इतिहास में अगर कोई घटना घटित ही नहीं होगी तो वो वर्तमान में भी वो चीज देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग 10 क्लास पास ही नहीं करेगा तो 11th कैसे पढ़िएगा? पढ़िएगा। तो इतिहास में यानी अतीत में आप लोग 10th पास किए, वही देखिए आपके जीवन से कनेक्ट हो गया है। 10th किए तभी 11th में आ गए, देखिए तो कहीं ना कहीं आप कोरिलेट हैं उनसे, नहीं करते तो नहीं होता। तो बात समझ में आ रहा है? इतनी सी बात है। चलिए, इतिहास वह समय है, अब आगे देखा जाए क्या कहता है कि इतिहास वह समय है जो बीत चुका है। बात तो ये भी सही है कि इतिहास क्या होता है? वह समय है जो बीत चुका है। अब आपको पता है कि जो है मुगल साम्राज्य था यहाँ पर 12वीं शताब्दी में, तो मुगल साम्राज्य आया वो चला गया, फिर अंग्रेज आया चला गया, कई तरह की चीजें थी जो वो चले गए। तो जो इतिहास क्या बताता है? जो समय बीत चुका है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस बीते समय में कुछ घटित हुआ है, बात ये भी सही है। इस बीते समय में जो समय बीता है वो कुछ ना कुछ घटित हुआ है, कोई ना कोई घटनाएं हुई है, और उस घटनाओं का संबंध हमारे जीवन से है, राइट। चलिए, उसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित या मौखिक रूप से अभी भी मौजूद है। अब एक बात बताइए, अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं,
अभी आप लोगों के समक्ष वर्तमान में हम पीपीटी बना करके पढ़ा रहे, आगे आने वाले 5 सालों में ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा, तो क्या हमें फिर से वो बनाना पड़ेगा? ये तो हमारे लिए अतीत हो जाएगा। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं आगे आने वाले उन सब के लिए अतीत हो जाएगा। तो इनका जो क्या होता है, लिखित या मौखिक प्रमाण होता है जो मौजूद है, अर्थात इतिहास जो है अतीत में घटित घटनाओं का एक क्या है, विवरण देता है। ये साक्ष्य देता है कि पुराने समय में अतीत में क्या क्या घटनाएं हुई, इनका क्या देता है, साक्ष्य देता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये बातें था अतीत से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो, चूंकि हम लोग इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, यानी हम लोग को आसान हो, कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं बाबू? 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। इतिहास को क्या करते हैं? 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास है। कौन सा इतिहास है? प्राचीन इतिहास है। फिर मेडिवल इतिहास है, यानी मध्य इतिहास है, और मॉडर्न इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, जो अभी भी जो है, अभी भी जो हम लोग कुछ ना कुछ नई चीजें खोजे हो रही है। चलिए देखते हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो कहता है कि प्राचीन इतिहास वह समय है। तो प्राचीन का नामे से पता चलता है कि बहुत पहले होगा, जब पहले के लोग विकसित हुआ करते थे, वहां से इतिहास होगा। अब देखिए एक चीज है बाबू, इतिहास वहां से शुरू हम कह सकते हैं जहां से उसका कोई ना कोई प्रमाण मिला हो। अब पृथ्वी तो कई कई जो है साल जो है वो पहले बना है, जीव भी उत्पत्ति आ गया था, लेकिन उनका प्रमाण नहीं है, तो हम लोग अंदाजन लगाते हैं। लेकिन जिस चीज का साक्ष्य है, प्रमाण है, वहां से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्राचीन इतिहास क्या कहता है कि जब मानव सभ्यता का क्या हुआ बाबू? शुरुआत हुआ। मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ। आपको 11th में यहीं से पढ़ने को मिलेगा कि मानव सभ्यता का शुरुआत वो कैसे हुआ, वो लोग विकसित कैसे हुए थे, उन लोगों का शारीरिक बनावट कैसा था। उन लोग देखिएगा जो है एक बंदर के रूप का हुआ करता था पहले, ठीक है, जिसको होमोसेपियंस कहा जाता था, ठीक है। फिर धीरे 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 बदलाव होते गए, फिर धीरे धीरे खेती बाड़ी करना शुरू किया। तो ये सभी चीजें हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत हुई थी। इस काल में लोग नए नए समाज और सभ्यताओं की रचना करने लगे। तो प्राचीन इतिहास में भी जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो नए नए समाज की रचना हुआ, महाजनपद हुआ, ये सभी चीजों के बारे में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तथा फिर कहता है कि वैदिक समय महाजनपद साम्राज्य जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं भी इसी अवधि में होता है। यानी इसी अवधि में महाजनपद के बारे में पढ़िएगा, जैसे मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता है, राजा महाराजा भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सभ्यता का विकास हुआ और इसका जो है मानव सभ्यता का मूल नींव रखा गया था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। अब देखिए मध्यकालीन इतिहास क्या होता है। पसीना कुछ अभी तो पसीना ही बहाना है, जरूरत पड़ने पर खून भी बहाया जाएगा। चलिए देखिए, मध्यकालीन इतिहास क्या होता है कि मध्यकालीन इतिहास उस समय काल होता है। अब देखिए प्राचीन काल से धीरे धीरे जब हम लोग आ जाते हैं, हर चीज विकसित हो जाता है, तो विकसित जब हो जाता है तब हम लोग वहां से मध्यकालीन शुरू कर देते हैं कि चलो इससे पहले एक अलग चीज पढ़ लिए, अब इसके बाद का चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस समय काल को दर्शाता है जब भारत और दुनिया ने बड़े बदलाव का सामना किया। यानी मध्यकाल इतिहास में हम लोग बड़े बड़े बदलाव को देखेंगे, ठीक है। क्या क्या बदलाव आई, व्यापार शुरू हो गया, किस तरह से लोग खोज यात्राएं करना शुरू कर दिया, ठीक है, सामना किया। इस समय गुप्त साम्राज्य किस प्रकार तरक्की किया और भारतीय कला और संस्कृति विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कला का भी विकास हुआ, संस्कृति का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, कल्चर आ गए हमारे यहाँ पर मध्यकाल में, ये सब देखने को मिलेगा, है ना। मुगल साम्राज्य में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का भी आरंभ हुआ। तो मल में जो है हम लोग क्या देखेंगे कि गुप्त जो है गुप्त वंश का कैसे आगे बढ़ा। फिर इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य भी आ गया था मध्यकाल में। तो टोटल मध्यकाल जो आप लोग पढ़िएगा तो बाबू वो कम से कम तो 16वीं शताब्दी तक मध्यकाल का काल चलता है, वहां तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तीनों इतिहास का कालखंड भी आगे हम लिखा देंगे कि प्राचीन इतिहास का कालखंड कितना से कितना ईस्वी तक पढ़ना है, फिर मध्यकाल का जो कालखंड है कितना से कितना ईस्वी तक पढ़ना है, और आधुनिक इतिहास का कालखंड जो है वो कितना से कितना ईस्वी तक पढ़ना है। समझ में आ गया। तो चलिए आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबा। आधुनिक इतिहास वह अवधि है जो गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बाद की जाती है। यानी मुगल साम्राज्य के बाद, यानी 16वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है, जब अंग्रेज लोग हमारे भारत पर कब आए थे, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में की जाती है। इस समय भारत और दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन आए। इसी में बाबू आप लोगों को देखने को मिला मशीनीकरण हुआ था। समझ में आ रहा है। धर्म युद्ध हुआ था, नए नए परिवर्तन हुए थे, एक देश दूसरे देश को खोजना शुरू किया था। तो कई तरह के परिवर्तन आए थे, है ना। समाज संस्कृति और राजनीति को गहरे रूप से क्या किया था, प्रभावित किया था। ये आधुनिक इतिहास और तब से लेकर के आज तक जो चलते आ रहा है, हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत समझते हैं।
बातें समझ में आ रहा है? इतनी सी बातें हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मध्य इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या-क्या चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है? तुरंते बताए कि समय की शुरुआत में प्राचीन इतिहास में हम लोग देखे कि मानव सभ्यता का क्या होने जा रहा था, विकास होने जा रहा था। कहता है कि लगभग 8000 ईसा पूर्व, है ना? अभी आगे अभी आप लोगों को क्लियर करा देंगे ईसा पूर्व क्या होता है, ठीक है? एडी और बीसी में क्या अंतर होता है, ये भी चीजों को अभी हम क्लियर कर देंगे। ये चीजें अभी आगे बताएंगे, पहले अभी देख लेते हैं, ठीक है? तो लगभग 8000 ईस्वी पूर्व तक लोग दूसरे के द्वारा मारे गए भोजन या फिर मरे हुए पशुओं, ठीक है, या फिर पेड़ पत्तियों से कंदमूल प्राप्त भोजन ये क्या करते थे, खाते थे। कोई स्पेसिफिक खेती नहीं करता था पहले। बातें समझ में आ रहा है? कहता है कि जानवरों का शिकार करके या पेड़ पौधे से फल बीज और आदि बटोर करके अपना पेट भरते थे पहले के मानव जो थे, ठीक है? क्योंकि उस समय खेती बाड़ी ही नहीं हुआ करता था, आग की उत्पत्ति नहीं हुई थी, चक्के का आविष्कार नहीं हुआ था, स्टोन एज यानी पत्थर का हथियार हुआ उस समय हुआ करता था। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से और औजार बनाना सीखा, आग की उत्पत्ति हुई, खेती बाड़ी करना सीखा और आपस में बातचीत करना भी सीखा। क्योंकि उन लोग को पता नहीं था कि बातचीत कैसे किया जाता है। देखो एक बात बताओ, कोई चीज नया नया अभी लोग देखिएगा आप लोग कि बच्चे ही होते हैं तो उसको एक साल तक वो कुछ बोलबे नहीं करता, उसको समझ में नहीं आता कि बोली भी है, वो तो रो देता है, एक प्रेरण हो गया, ठीक है? तो पहले के मानव बोलना पता ही नहीं था, तो धीरे 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 बोलने की शुरुआत हुई, उन्होंने भाषा को जन्म दिया। यानी उन्होंने जैसे मान के चले कोई नया चीजें हैं तो उस मान के चले इसको ये कलम है, ठीक है? लेकिन अभी ना हम लोग जानते हैं कलम, तो शुरुआत में तो कलम नहीं जानता होगा। तो दो गो मानव है, चलो ये कलम है, पता नहीं कि कलम है, चलो इसका नाम रख देते हैं पेंसिल। हाँ चलो इसको पेंसिल बोलेंगे तो तुम यही लेके आना। एक होता है ना कि हम पेंसिल बोलेंगे तो तुम ये चीज लेके आना था। धीरे 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 ओ पेंसिल का मतलब यही होने लगा। तो एक भाषा का क्या होने लगा, धीरे धीरे शुरुआत होने लगा। बातें समझ में आ रहा है? चलिए फिर कहता है कि हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और भी तरीके खोजे, जैसे खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया वो लोग। बातें समझ में? क्योंकि देखिए पहले पेड़ पौधे पर डिपेंड रहा करते थे, जानवरों पर डिपेंड रहा करते थे। अब चूंकि जानवर जो होता है जंगल में एक जैसे नहीं होते थे, कुछ ऐसे ऐसे जानवर खतरनाक होते थे जो इन्हीं का शिकार कर लिया करते थे। तो ऐसे ही लोग अकेले शिकार करने नहीं जाते थे, झुंड में जाया करते थे। और वहां पर जो 3 टर्म हुआ करता था, एक जो यंग जो व्यक्ति होते थे परिवार में वो शिकार करने जाता था, महिलाएं क्या करती थी आसपास की चीजों को बटोर करके घर में लाती थी, जो बुजुर्ग और बच्चे होते थे उनके लिए वो घर में रहते थे, वो उनके लिए खाना ये लोग प्रोवाइड कराते थे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कहा जाता है कि मानव जो था ये आरंभिक मानव, ये इनका मुख्य भोजन पेड़ पौधे था ना कि जानवर था। क्योंकि देखिए जंगल में जो खतरनाक जानवर होते थे, अब कुछ ऐसे भी जानवर होते थे जो मानव से तेज भागते थे। क्योंकि पता है अभी हम लोग जितना स्पीड दौड़ पाते हैं पहले उतना नहीं दौड़ पाते थे। क्योंकि हम लोग जो पहले जिस तरह का था, तो ये जो हाथ दिख रहा है ना अभी जितना सीधा ऐसे नहीं है बाबू, ऐसे जैसे आप लोग कुत्ता बिल्ली को चलते होते देख रहे हो ना, ऐसे चला करते थे। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने खड़े होना शुरुआत हुआ, फिर उसका गर्दन सीधा हुआ, तब जाकर के अभी हम लोग देख रहे हो ये विकसित रूप है। पहले से थोड़ी हुआ करते थे। समझ में आ रहा है? तो पहले से नहीं हुआ करते थे। क्लियर है यहाँ तक? तो उन्होंने भोजन जुटाने के कई और भी तरीके सीखे। ये सब चीजें बाबू आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ये सब सीखिएगा, ठीक है? समझिएगा आप। और कहता है कि संग्रह करना यानी इधर उधर से खाने की चीजें को तलाश करना, है ना? ये भी प्रक्रिया क्या हो गया बाबू, आगे चलते रहा। ये सभी चीजें धीरे 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 फिर क्या हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं समय की शुरुआत से पढ़ रहे हैं, एक एक चीजों को समझते चले जाइएगा। आपको 12th में भी दिक्कत नहीं होगा, 11th में भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बातें समझ में आ रहा है? मानव, ये मानव क्या था, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कितने वर्ष पहले हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सब चीजों को समझना है। तो देखिए पृथ्वी पर जो लगभग 56 लाख वर्ष साल पहले, कितना वर्ष, 56 लाख, 56 लाख समझ रहे हो ना? ये कोई बड़ा साल, ये छोटा साल नहीं हो गया है ना। 56 लाख साल पहले, बहुत छोटा हो गया, ठीक है? 56 लाख साल पहले जो है पृथ्वी पर जो है मानव की क्या माना जाता है, मानव जैसे प्राणी का उद्भव हुआ। ठीक है? अब उद्भव हुआ तो उस समय हम लोग जैसे दिखते हैं, जैसे हम लोगों का जो है अभी जो स्ट्रक्चर है, क्या ऐसे ही हुआ करता था? नहीं, वो बंदर के जैसे हुआ करता था। ठीक है? आदि मानव आप लोग देखे ही होंगे, वो उस टाइप का भी आप लोग को इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है? उसका स्ट्रक्चर, शरीर का ढांचा बिल्कुल अलग था और अभी हम लोग का देखो शरीर का स्ट्रक्चर ढांचा बिल्कुल अलग है। ठीक है? तो पृथ्वी पर जो है मानव की उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो कब कहना है, 56 लाख वर्ष पहले। आधुनिक मानव का जन्म लगभग देखिए 1,60,000 साल पहले हुआ था। यानी जो मॉडर्न अभी जो हम लोग मानव है, इसको कब से
माना जाता है तो 1,60,000 साल पहले, जबकि मानव की उत्पत्ति तो 56 लाख साल पहले हो गया। जबकि आधुनिक मानव जो भी हम लोग का जो जैसा शरीर है जिस तरह का है, तो उसका कब माना जाता है? 1,60,000 पहले। ठीक है, मानव के उद्भव के दो सिद्धांत थे। अब देखिए मानव का जो उद्भव था, मानव कैसे आया, तो उसके उद्भव के दो सिद्धांत है। पहला देखिए, एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। क्या दिया गया? एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। उसमें क्या होता है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई, अलग अलग समय पर हुई। यानी ये कहा जाता है कि जो मानव है उसकी उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्र में हुआ। बात ये भी सही है, अलग अलग जगह पर हुआ और अलग अलग उसका क्या हुआ? समय में हुआ, ये माना जाता है। ठीक है, और एक है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। कहता है कि मानव का उद्भव पहले अफ्रीका में हुई और फिर वे अलग अलग भागों में फैल गए। यानी वैज्ञानिकों का दो मत है कि हो सकता है कि लोग अलग अलग जगहों पर देखें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और हर हिस्से से मानव का क्या मिला है बाबू? अवशेष मिला है। तो वहां इसका मतलब मानव था। तो किसी का मानना यह था कि जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई। लेकिन प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है कि नहीं, मानव की उत्पत्ति सिर्फ अफ्रीका में हुई और वो लोग वहां से अलग अलग जगहों पर गए। तब पहला कह रहा था कि अलग अलग जगह पर ही हुआ, अलग अलग समय में। लेकिन दूसरा मॉडल क्या कह रहा है कि नहीं, सिर्फ अफ्रीका में हुआ और वहां से वे लोग एक जगह से दूसरे जगह गए होंगे। बात इतनी सी है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब देखिए, पुरातत्वविद कौन कहलाता है बाबू? पुरातत्वविद कौन कहलाता है? पुरातत्वविद वैज्ञानिक होता है जो कि जमीन को खोद करके रिसर्च करता है और पता लगाता है। जैसे मान के चलिए, अभी आप इस इमेज से पहले देखिए, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा तो कुछ वैज्ञानिकों का टीम होता है। अब कहीं जाएगा, उसको जमीन से खोद खोद करके कुछ निकालता है। अब उसको निकालता है, मान के चलिए जमीन में कोई चीज का अवशेष मिल गया, हो सकता है वहां पर पुराने जीव का अवशेष मिल गया हो, पत्थर का अवशेष मिलेगा, कुछ कुछ चीज का अवशेष। जैसे अभी आप लोग को हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ाएंगे तो देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता ऐसे कई सौ साल पहले विकसित था, लेकिन इधर दो जो है 19वीं शताब्दी में जो उसको खोजा गया था। तो कैसे पता लगा? यही यही सब वैज्ञानिकों के द्वारा। देखे हो, यहाँ पर गया, देखो क्या क्या खोजबीन कर रहा है। अब इसको जिस आधार पे मिलता है उसको लैब लाया जाता है, फिर वहां से पता लगाया जाता है कि ये है क्या, क्या चीज थे, और फिर उसका काल निर्धारण किया जाता है कि ये इतना साल पहले का था। तो यही है बाबू, ये सब वैज्ञानिक क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद समझ में आ गया? पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो जमीन को खोद करके पुराने चीजों को जो है जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुरातत्वविद कहलाते हैं। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पर कि कहता है कि खुदाई के दौरान जो पुरानी चीजें मिलती है उसका अध्ययन करके मानव इतिहास के बारे में पता लगाता है। पुरातत्वविद कौन होता है? कि जमीन को खुदाई करके जो उसको चीज मिलता है उस पर अध्ययन करता है और मानव के इतिहास के बारे में क्या करता है? पता लगाता है। उस वैज्ञानिक को ही क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? उस वैज्ञानिक को ही क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए ये पुरातत्वविद कौन हो गया। यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा चीजों को अच्छी तरह से। चलिए आगे देख लेते हैं कि यह मुहर, सिक्का, कंकाल आदि की सहायता से इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। जैसे इसको कंकाल मिल गया, मरा हुआ जानवरों का कंकाल। ठीक है, वो उन हिसाब से भी क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। जरा इन चित्रों को देखा जाए। ठीक है, इन चित्रों को देखा जाए तो अभी देखिए इन चित्रों को, ये देखिए यहाँ पर बड़ी मछली जो है इसकी आकृति मिली है, कंकाल मिली है। देखिए मांस खत्म हो गया, हड्डी अभी तक बना हुआ है। चूंकि हड्डी बाबू बहुत कम सरता गलता है, वो अभी तक है। अब यहाँ देखिए एक, यहाँ पर देखिए एक डायनासोर हुआ था कि कौन सा, देखिए एक बड़ा जानवर का कंकाल मिला था। तो यही जानवरों को खोजने का काम कौन करता है? पुरातत्वविद करता है। और इन्हीं के आधार पर ये पता लगा जाता है कि आज ये कितना साल पहले था। तो इसके हड्डी को लैब में ले जाया करके काल निर्धारण पद्धति, काल निर्धारण है ना, कार्बन 14 पद्धति आता है, उससे क्या करते हैं ये लोग? अपना क्या करते हैं? काल निर्धारण करते हैं, समय का पता करते हैं कि कितना साल पहले था। बातें समझ में आ रहा है? तो इस आधार पर वो तकते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर? चलिए आगे देखा जाए बच्चा लोग, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा टॉपिक क्या था बाबू? कि मुहर से, सिक्का से, कंकाल से जो है पता करते हैं कि पहले उस समय की स्थिति क्या रही होगी, वहां की लोगों की मनोदशा क्या थी, इत्यादि वगैरह वगैरह सब। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है जीन्स क्या होता है बाबू? जीन्स, आप लोग जीन्स पढ़े होंगे, बायोलॉजी का नाम है जीन्स। जीन्स जो होता है हिंदी में इसको वंश कहते हैं। जीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। क्लियर है? अब कहता है आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, ये जो आदि मानव थे, ठीक है, अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इनके बारे में देखा जाए तो आदि मानव का जानकारी सबसे पहले जीवाश्म से, जीवाश्म ईंधन से। यानी किसी भी मरे हुए जीवों का अंश को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे मान के चले कोई व्यक्ति मर गया, उसको फेंक दिए तो मांस उस तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, या कौवा नुवा तो नोच करके खा जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, लेकिन हड्डी बचल रहेगा। तक हो सकता है आज से 30-40
साल बाद आएगा कोई वैज्ञानिक, कौन लड़का था, सर्च करेगा वहां पर जो है ना, उसका हड्डी पर रिसर्च करेगा, पता लगे वो आज तो 25 साल पहले मरा था। बातें समझ में आ रहा था? जीवाश्म से पता लगाया जाता है, फिर वो पता लगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, हाथ कैसा होगा, मतलब एक अनुमानित करके वो स्ट्रक्चर बना देता है। बातें समझ में आ रहा है? पत्थर के औजार से पता लगाया जाता है। उस समय देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा इतिहास में, तो पहले पत्थर युग हुआ करता था, पाषाण युग। पाषाण युग में सिर्फ पत्थर के हथियार हुआ करते थे। जैसे भी देखिए हम लोग को काटने के लिए दबिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये सब है। उस समय पत्थर पत्थर के ही सिर्फ हथियार हुआ करते थे। बातें समझ में आ रहा है? इसके बाद गुफाओं में बनी चित्रकला के माध्यम से हम लोग आदि मानव के जीवन के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद मुहरों के बारे में, मुहर जो होता है वो तो स्टाम्प जिसको कहते हैं, सिक्का के बारे में, तो पहले के समय में सिक्का अलग टाइप से हुआ करता था। कंकाल के बारे में, यानी कंकाल सबसे जो है आदि मानवों की जो है जानकारी का पता चलता है। तो ये याद रखिएगा, आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें किन किन चीजों से मिलती है, तो सिक्का, मुहरे, कंकाल, जीवाश्म, चित्रकला इत्यादि, इन सब चीजों के माध्यम से हमें आदि मानव के बारे में जानकारी। जीवाश्म के बारे में हम क्या कहे थे कि ये जीवों का अंश होता है। क्या होता है? जीवों का अंश ही क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। ठीक है। और ये देखिए, पहले ये सजीव होते हैं, फिर क्या होता है कि ये मर जाते हैं, और मर जाते तो इसका अंश जो है, इसका अवशेष जो है ऐसे पड़ा रहता है, या चट्टानों के रूप में, या कहीं पृथ्वी पर, या कहीं भी प्राप्त हो सकता है। ये मर जाता है और इसको प्राप्त होता है। जब इसको पुरातत्वविद यानी जो वैज्ञानिक होते हैं, जब इसको खोजने जाते हैं, तो उसका अंश मिल जाता है। इसी को जीवाश्म कहा जाता है। बाबू समझ में आ रहा है? जीवों के अंश को जीवाश्म कहते हैं। और इसी से बाबू आपका जो तेल का भी निर्माण होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इसी के अंश से मिलता है ना, जीवाश्म में। तो पृथ्वी पर किसी समय में जीवित रहने वाला सजीव कभी ना कभी, चूंकि देखो जीवाश्म क्या होगा, कभी ना कभी सजीव होगा, तो पृथ्वी पर कभी ना कभी जीवित रहने वाले जो सजीव के अवशेष, या उनके द्वारा क्या हो गया, चट्टानों में छोड़ी गई जो छाप होता है, और पृथ्वी की सतह या फिर चट्टान पर कहीं भी ये क्या होता है, पाया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। बातें समझ में आ रहा है? ये जो है मर जाता है और कहीं भी ये ऐसे पड़ा हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे देखिए मछली मर गई है, ऐसे पड़ा हुआ है, इसको कोई उठाने वाला नहीं है, तो मांस तो बाबू सड़ गल जाएगा, या फिर कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन हड्डी क्या होता है? वो कैल्शियम का बना होता है, जल्दी वो सड़ता गलता नहीं, ऐसे ये पड़ा रहता है। जैसे देखिए इस जानवर को देखिए, बड़े जानवर डायनासोर ही हो सकता है, अभी तो पहचान नहीं किया जा रहा है, लेकिन मे भी ये डायनासोर ही होगा, है कि नहीं है? देखिए कितना बड़ा बड़ा है, कंकाल इसका बचा हुआ है। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है कि जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चा लोग? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ये तो बात याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बताना है कि जीव है ना, कि क्या किसका अध्ययन? जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब देखिए प्रजाति के बारे में क्या कहलाए थे बाबू की। प्रजाति क्या होता है कि प्रजाति एक समूह होता है। प्रजाति क्या होता है? एक समूह होता है जिसमें नर और मादा दोनों होता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों होता है, और दोनों मिल करके अपने वंश को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम कहेंगे बंदर की प्रजाति, तो बंदर की प्रजाति में नर और मादा दोनों होगा, बंदर और बंदरिया होगा, तब ना वो आगे अपना प्रजाति बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से हर किसी का प्रजाति होता है, जैसे मानव की प्रजाति। ठीक है। जैसे अगर हम कहेंगे, देख लीजिए ये जो कीड़ा दिख रहा है, इसका तो नाम भी नहीं पता हमको, तो इस कीड़े की भी प्रजाति होगा यहाँ पर। ठीक है। ये बाघ की प्रजाति हो गया। बातें समझ रहे हैं? देखिए फूल की भी प्रजाति होती है, अलग अलग तरह की। तो हम लोग प्रजाति का मतलब क्या होता है कि उसमें नर और मादा दोनों शामिल होता है, और अपनी वंश को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, अपनी संतान की उत्पत्ति करके अपनी पीढ़ी को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए ये कौन है जी? भालू, चिंपैंजी, जो भी हो, देख गोरिल्ला, देख लेना। ठीक है। ये उसकी प्रजाति हो गया, है ना। हाथी की प्रजाति हो गया। तो अलग अलग जो है प्रजाति हो गया। हाथी के प्रजाति में हाथी हथिनी दोनों रहते हैं। चलिए समझ में आ गया इतनी सी चीजें। तो आगे देखा जाए बाबू, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या होता है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है, मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो किनसे हुई है? जीवों से हुई है। किनसे हुई है? जीवों यानी जानवरों से हुई है। मानव की उत्पत्ति जानवरों से हुई है। बातें समझ में आ रहा है? तो इनका हद तक बातें अभी तुरंत बोले थे कि सही भी है, क्योंकि पहले जो है मानव जो थे पहले जीव ही करते थे, यानी जानवर ही हुआ करते थे। ठीक है। तो मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? जानवरों से हुई है। कौन कहता है? तो चार्ल्स डार्विन कहता है अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। अब देखिए प्राइमेट के बारे में हम क्या समझाए थे कि प्राइमेट जो होता है स्तनधारियों का एक समूह होता है।
ठीक है। स्तनधारी के बारे में अभी हम तुरंत बताए हैं कि जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। स्तनधारी जैसे मानव आ गया, कुत्ता आ गया, जानवर में गाय आ गया, भैंस आ गया, ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो इसी को स्तनधारी कहते हैं। और उसी स्तनधारी का नाम क्या होता है? प्राइमेट कहा जाता है। यानी यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द है प्राइमेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, होमो का क्या मतलब होता है? होमो का अर्थ होता है आदमी। होमो एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। होमो एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आदमी या फिर मानव। ठीक है, इसीलिए आदमी या मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है, आदमी, इसमें स्त्री और पुरुष बाबू दोनों शामिल होते हैं। आदमी में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो जाएंगे। बातें समझ में आ रहा है? अब देखिए होमो के प्रकार। होमो के दो प्रकार हैं। होमो के दो प्रकार, एक होमो हैबिलिस है ना, एक होमो हैबिलिस, जो कि बाबू औजार निर्माण करते थे। क्या निर्माण करते थे? औजार निर्माण करते थे। और एक होता है होमो एरेक्ट्स, एक होता है होमो एरेक्ट्स, इसे सीधे खड़े होने वाले कहती है। ये धीरे 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 सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है। पहले हम लोग ऐसे झुक करके चला करते थे, फिर धीरे धीरे क्या होने लगे? सीधे होने लगे। गर्दन भी टेढ़ा हुआ करता था। कुत्ता का गर्दन देखोगे बाबू, उसका सीधा होता है। कुत्ता गर्दन ऐसे होता है नहीं, सीधा होता है। फिर लेकिन जब धीरे 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 सीधा होने लगा तो हम लोग का गर्दन भी बीच में आ गया बाबू। पहले गर्दन साइड में हुआ करता था, इसी कारण हम लोग सीधा नहीं हुआ करते थे। फिर जब सीधा होना शुरू हुए, सीधा चलना शुरू किए, तब फिर देखिए सब कुछ अपने आप एडजस्टेबल हो गया। तो हम लोग जिस रूप में अभी हैं, क्या इस रूप में पहले मानव थे? नहीं, पहले से नहीं थे बाबू। ठीक है, बहुत परिवर्तन आया। उन्हीं परिवर्तन को तो आपको समझना इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देखिए इस चैप्टर, यहाँ पर देखिएगा अभी कि होमो इरेक्ट्स कौन होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर है होमोसेपियंस। देखिए लिखा हुआ है होमोसेपियंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? होमोसेपियंस लिखा हुआ है। ठीक है, होमोसेपियंस समझ में आ रहा है? तो देखिए पहले जानवरों के जैसा शकल हुआ करता था, फिर धीरे 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 क्या हो गया? व्यवहार परिवर्तन। यहाँ देखिए, यहाँ आदमी का, मानव का रूप आने लगा। तो बातें समझ में आ रहा है? तो चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था कि और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक अपनी पुस्तक में, कि मानवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जानवरों से हुई है। क्या है होमोसेपियंस? होमोसेपियंस क्या होता है? देखिए होमोसेपियंस जो होता है, वो हम लोग जो जिससे कन्वर्ट हुए, जैसे अभी हम लोग जो मानव हैं, जिससे कन्वर्ट हुए हैं, होमोसेपियंस से ही हुए हैं। यानी कहा जाता है कि हम लोग का, यानी आधुनिक मानव, यानी हम लोग का जो पूर्वज था, यही था होमोसेपियंस। कौन था? यही था। ठीक है, होमोसेपियंस से ही क्या हुआ? हम लोग में ये परिवर्तन आया। तो देखिए होमोसेपियंस का भी शकल कैसा था। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? होमोसेपियंस ये चित्रकार था मनुष्य, ये खड़े होकर के चल सकता था, ये जो है अपना भोजन जुटा सकता था, और इसका जबड़ा का आकार जो था थोड़ा छोटा हुआ करता था, हल्का होता था, दांत छोटा छोटा हुआ करता था। देख सकते हैं, इसी से धीरे 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 क्या हो गया? धीरे धीरे बदलाव आते गया, और अभी देखो हम लोग कितना सभ्य हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का पूर्वज किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, होमोसेपियंस को। होमो का अर्थ आपको बता ही दिए थे, होमो का अर्थ होता है मानव। ठीक है, पहले से ही पता आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ऑस्ट्रोपैथ है ना, ऑस्ट्रोपिथिक्स क्या होता है समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए ये भी मानव का ही श्रेणी है। आप लोग देखिएगा जैसे कुत्ता का कई तरह के श्रेणी होते हैं। एक होता है देसी कुत्ता, विदेशी कुत्ता, कौन कौन सा सारा कुत्ता होता है रे। हाँ, एक पालने वाला कुत्ता का अलग नाम है ना। जो भी हो, उसका देखिएगा नस्ल अलग अलग टाइप का होता है। तो मानव में भी देखो सेम उसी तरह से जो है अलग अलग थे। तो एक था ऑस्ट्रोपॉलिथिक्स। तो देखिए ऑस्ट्रोपॉलिथिक्स कुछ हद तक जो है होमो के तरह मिलता था, लेकिन इसका जबड़ा बड़ा हुआ करता था। जरा इस फिगर को गौर किया जाए पहले, जरा समझिएगा। देखिए ये बाबू कौन है बाबू? ये है ऑस्ट्रोपॉलिथिक्स। ये कौन है? ऑस्ट्रोपॉलिथिक्स। ठीक है, देखिए किस तरह से हुआ करता था। यहाँ देखिए इसका शकल। बातें समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा है? ये देखिए इसका दांत बड़ा हुआ करता था, जबड़ा का साइज भी बड़ा हुआ करता था, और जो मस्तिष्क होता था, फेस जो होता था, वो बाबू क्या होता था? बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, ये था ऑस्ट्रोपैलिथिक्स। तो धीरे 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 सुधार हुआ, फिर होमो में बदला। बातें समझ में आ रहा है? तो ऑस्ट्रोपॉलिथिक्स का जबड़ा सब बड़ा होता था, भारी होता था, दांत बड़ा बड़ा होता था। क्लियर है चीजें? तो चलिए पहले ऑस्ट्रोपैलिथिक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका नाम लैटिन शब्द देखो ऑस्ट्रल और यूनानी शब्द पिथिक्स से मिलकर के बना है। ये जो ऑस्ट्रोपैलिथिक्स शब्द है, इसका क्या चीज से बना है? तो एक लैटिन शब्द है ऑस्ट्रल, और एक यूनानी शब्द है पिथिक्स। इनसे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? दक्षिणी वानर। अर्थ क्या होता है? दक्षिणी वानर। वानर ही है, देखो अभी वानर के ही जैसा लग रहा था, दक्षिणी वानर। ठीक है, तो याद रहेगा ऑस्ट्रोपैलिथिक्स का अर्थ क्या होता है? दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रोपैलिथिक्स का अर्थ क्या होता है? दक्षिणी वानर। ठीक है, इस नाम का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इन प्राणियों में मानव के आदि रूपों के बहुत समान लक्षण मिलते थे। यानी अभी जो हम लोग मानव है, इसके हद तक कुछ लक्षण इसको
मैंने इसमें मिलते थे, ठीक है, इसीलिए इसका जो है नाम चयन कर किया गया ऑस्ट्रोपैलिथिक्स। बट अगर होमोसेपियंस का बात आएगा तो होमोसेपियंस का हुबहू हम लोग के ही जहाँ मिलता था जो अभी के हम लोग मानव है, सेम टू सेम ऐसे ही थे, ठीक है, धीरे 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 सुधार होते चला गया। बातें समझ में आ रहा है? चलिए, इसका कहता है इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी ऑस्ट्रोपैलिथिक्स की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इनका मस्तिष्क जो है होमो की तुलना में क्या होता था, बड़ा। अभी तुरंत बताया कि होमो की तुलना में बड़ा, जैसे अभी हम लोग का मस्तिष्क इतना बड़ा तो सबका इतना बड़ा बड़ा होता था, मतलब भयंकर टाइप का दिखता था। बातें समझ में आ रहा है? और देखो शरीर का आकार भी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। पहले इनके जबड़े भारी हुआ करते थे, यानी जो हम लोग का जो जबड़ा है ना बहुत भारी हुआ करता था, ये जो है किसका, ऑस्ट्रोपैलिथिक्स का। बट हम लोग का भी हल्का है, ठीक है। इसके जबड़े क्या हुआ करते थे, भारी हुआ करते थे, और इनके दांत भी बड़े थे, यानी दांतों का साइज जो था बड़ा बड़ा था ऑस्ट्रोपैलिथिक्स का। जबकि होमोसेपियंस का बात करेंगे तो इसका जबड़ा भी छोटा हुआ करता था और दांत भी क्या होता था, छोटा होता था। चीजें समझ में आ रही है? इसका कहता है इनके हाथों की दक्षता सीमित थी, यानी हाथ की जो दक्षता है, यानी हाथों से जो काम करते थे सीमित था। हाथ से ज्यादा वो काम नहीं कर पाते थे, हाथ से सिर्फ चलना फिरना, कुछ कुछ चीजों को उठा पाना, यही सब काम करते थे, ज्यादा हाथ से वो काम भी नहीं कर पाते थे। यानी इसकी दक्षता जो थी हाथों की वो सीमित थी। वह सीधे खड़े होकर चलने में भी अधिक कुशल नहीं थे, तो ऐसे झुक करके चलते थे, यानी क्योंकि देखो उस समय वो धीरे धीरे शुरू ही कर रहे थे। तो ये जो ऑस्ट्रोपैलिथिक्स था वो चलने में क्या थे, उतना कुशल नहीं थे, किसके तुलना में, होमोसेपियंस के तुलना में। बातें समझ में आ रहा है? और अधिक कुशल नहीं थे। यह अधिकांश समय किस पे बिताता था बाबू, पेड़ों पर, क्योंकि ये वानर था, यहाँ पर दिया गया दक्षिणी वानर, तो ये अपना अधिकांश समय किस पे बिताता था, पेड़ों पर बिताता था, लटकल रहता था, वहीं कुछ कंद मूल फल सब खाते रहता था। किसका, ऑस्ट्रोपैलिथिक्स का। लेकिन इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मानव के जैसा थोड़ा बहुत मिलता था, थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन यही है कि जबड़ा का साइज बड़ा था, दांतों का साइज बड़ा था, इसीलिए इनको भी पढ़ना है। बातें समझ में आ रहा है? तो होमोसेपियंस की, चलिए अब बात करते हैं हम लोग होमोसेपियंस का। तो देख लीजिए जरा इसको इमेज में, यही है बाबू आपका ऑस्ट्रोपैलिथिक्स, थोड़ा दांत का साइज बड़ा था, जबड़ा देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर, और शकल देखिए कितना बड़ा है। बातें समझ में आ रहा है? इसका देखिए, इसका तो और भयंकर देखने को लगता है, नाक वाक पिचका हुआ है, आंख देखिए बड़ा है, देखिए जबड़ा का साइज कितना बड़ा है यहाँ पर। चीजें समझ में आ रहा है? फिर धीरे 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 होमोसेपियंस में बदला, फिर होमो क्या हुआ, अभी हम लोग देखिए किस रूप में परिवर्तन हो गए। अभी हम लोग का हर चीज एक सीक्वेंसली ढंग में पूरा जो है बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये बाबू एक साल नहीं बाबू, लाखों साल लग जाता है इस चीज को परिवर्तन होने में। बातें समझ में आ रहा है? परिवर्तन होने में लाखों साल लग जाता है। चीजें क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है बाबू कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमोसेपियंस में जरा अंतर समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमोसेपियंस में क्या अंतर है। तभी तुरंत बताएं कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की तुलना में इसका जो देखो होमोसेपियंस की तुलना में इसका जबड़ा क्या होता है और मस्तिष्क भी क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि होमोसेपियंस का मस्तिष्क छोटा होता है। तो होमोसेपियंस से ही हम लोग अभी परिणत हुए हैं, तो हम लोग को देख लो यहाँ पर। बातें समझ में आ रहा है? जबकि होमोसेपियंस का मस्तिष्क क्या होता है, छोटा होता है। याद रहेगा, जबड़े इसके क्या होते थे और दांत भी क्या होते थे, बड़े होते थे, जबकि इनके जबड़े हल्के और दांत क्या होते थे, छोटे होते थे। अब कहता यह जो है इसके हाथों की दक्षता क्या थी, सीमित थी, यानी हाथ से ये ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, हाथ से कुछ ही काम कर पाते थे। जबकि जो है यहाँ पर इसके हाथों का ये अच्छा उपयोग कर लेते थे, हथियार बना लेते थे, ठीक है, हथियार बनाते थे, मतलब विभिन्न तरह के कार्य ये हाथों से कर पाते थे। बातें समझ में आ रहा है? इसके बाद समझिए, कहता है कि यह अधिकांश समय किस पे गुजारते थे, पेड़ों पर, बरीरो होगा, पेड़ों पर गुजारते थे। किस पर गुजारते थे, पेड़ों पर। जबकि ये क्या करते थे, खड़े होकर के चलने में कुशल थे, औजार बना सकता था, यानी हर वो यह काम कर सकता था, ये सीधा होकर के भी चल सकता था। चीजें समझ में आ रही है? ये तो होमोसेपियंस और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स में अंतर पूछता है, ये आपका अंतर बता दिए हैं बच्चा लोग। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किसी को कोई दिक्कत? आदिकालीन है ना, जो आदिकालीन मानव थे, जो आदि मानव कहलाते थे, उनका कहता है कि का दो पैरों पर चलना। क्योंकि हम लोग समझ चुके थे जो होमोसेपियंस थे वो औजार बनाने में सक्षम थे, धीरे 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 वो खड़े होने की भी प्रवृत्ति को सीख लिए थे, ठीक है, सब काम करने लगे थे। तो अब ये दो पैरों पर चलना सीख गए थे, ठीक है, दो पैरों पर चलना प्रारंभ किया, इससे इसके दोनों हाथ मुक्त हो गए। अब देखो पहले क्या था कि ये जो है ऐसे मतलब हाथ के ही सहारे लेकर के चला करते थे। तो जब से ये दो पैरों पर चलना शुरू किया तो इसका क्या हो गया, दो हाथ फ्री हो गया, मुक्त हो गया, यानी अब इन दो हाथों से अलग अलग कार्य को वो कर पाता था। यही यहाँ पर कह रहा है कि जब से इन्होंने दो पैरों पर चलना सीखा, इनके दो हाथ क्या हो गए, मुक्त हो गए, दोनों हाथों का कुशल प्रयोग किया जाने लगा, यानी दोनों हाथों से अब अलग अलग तरह के कार्य किए जाने लगे।
अलग अलग चीजों को संपादित करने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा चीज है। इसके बाद आगे देखिए, किसी चीज को उठाकर ले जाना आसान हुआ। अब हाथ फ्री हुआ तो किसी चीज को उठा लेता था। पहले क्या था, हाथ पैर दोनों के साथ चलते थे, तो जब साथ चलते थे तो दिक्कत होता था। क्या चीज, कोई चीज उठाना संभव ही नहीं है। दोनों हाथ पैर से, दोनों हाथ और दोनों पैर से चलते थे तो कोई चीज को उठाना संभव ही नहीं है। तो जब इसका हाथ फ्री हुआ तो इसका कुशल प्रयोग किया जाने लगा। कोई चीज को उठा करके ले जाना क्या हुआ, आसान हुआ। समझ में आ रहा है। चलिए ओके। इसके बाद कहता है कि ऊर्जा की खपत भी कम होने लगा, मानव तेजी से चलने और दौड़ने लगा। पहले क्या था कि सब चारों हाथों पैर से चलता था तो ऊर्जा ज्यादा लगता था, धीरे धीरे जाता था। फिर ही हाथ बढ़ाता था, फिर ही हाथ बढ़ाता था, धीरे धीरे जाता था। लेकिन जब से उसका दो पैर पर चलना शुरू हुआ, वो तेज दौड़ने लगा, तेज चलने लगा। तो ये सब चीजें क्या होने लगा, समझ में आ रहा है, ये आसान भी होने लगा यहाँ पर। तो फिर कहता है कि समझ में आ गया यहाँ तक कि उसका ऊर्जा खत्म जो है कम समाप्त होने लगा, मानव तेजी से चलने और दौड़ने लगे। कब, जब उन्होंने पैर पर चलना शुरुआत किया तब। ठीक है, अब देखो जीवाश्मों का नामांकन उनके स्थानों के आधार पर किया गया, वह जहां पाए गए थे। अब देखो जो हमको मिला था स्रोत, जैसे अब प्राचीन जो मानव थे, जो होमोसैपियंस थे, उनका कहीं कहीं स्रोत मिला था। कैसे वैज्ञानिक पता लगाया कि ये मानव, इसका खोपड़ी इतना बड़ा था, ये यहाँ पर पाए जाते थे। तो उसका हड्डी का अंश हम आप लोग को फिगर में दिखाए भी थे कि उसका हड्डी का अंश मिला था, उसके जीवों का अंश जो है, अवशेष जो है वो वहां मिला था, और उसी के आधार पर पता लगाया था। तो जीवाश्मों का नामांकन उनके स्थानों के आधार पर किया गया। अब पहला जैसे देखिए हाइडलबर्ग, जो कि एक जर्मनी में जगह है, तो हाइडलबर्ग नामक जगह पर उसको कुछ जीवों का अंश मिला, तो उस जीवों का नाम उसके जगह पे रख दिया। जैसे देखिए होमो हाइडल वर्गेसिस, होमो हाइडल वर्गेसिस नाम रख दिया। यानी उस जो मानव था, यानी कहा कि देखिए कहां पर मिला, तो हाइडलबर्ग जर्मनी मिला, तो वो उसी के नाम पे रख दिया। चलो यहाँ के मानव को क्या कहते हैं, होमो हाइडल वर्गेसिस। तो ये आसान ही हुआ ताकि हम लोग उस चीजों को याद रख पाए। समझ में आ रहा है। इसके बाद जैसे नियंडर घाटी, अब नियंडर घाटी में मिलने वाले जीवाश्म का जो अंश था उसको क्या नाम दे दिया गया, होमो नियंडर थैलिसिस। देखिए यहाँ पर है होमो नियंडर थैलिसिस। तो इससे क्या होता था कि आसानी से उसके जगह का पता लगाया जाता सकता था। जैसे अगर हम आपको पता बोलेंगे कि बताइए होमो नियंडर थैलिसिस का जो जीवाश्म है वो कहाँ मिला था, तो कहेगा सर नियंदर घाटी मिला था, क्योंकि उसमें ही छिपा हुआ है। फिर अगर हम पूछेंगे बताओ होमो हाइडल वर्गेसिस, तो सर हाइडल नामक जगह पर मिला था, है ना, हाइडलबर्ग जर्मनी में है। तो ये चीजें था, उसके स्थान पर ही क्या कर दिया गया, कह दिया गया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि आधुनिक मानव का उद्भव कहां से हुआ। अभी जो हम लोग देख रहे हैं अपना रूप है बाबू, इसी को कहते हैं आधुनिक मानव। इसका उद्भव कहां से हुआ, तो इसका उद्भव जो है अफ्रीका से माना जाता है। आधुनिक मानव का जो उद्भव है कहां से माना जाता है, अफ्रीका से माना जाता है। कहां से माना जाता है, अफ्रीका से माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें विद्वान के दो मत हैं। हालांकि ये टॉपिक आपको हम पहले भी वीडियो में बताए थे, एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल बताए थे, एक प्रतिस्थापन मॉडल बताए थे। लेकिन फिर से उस कंटेंट को हम एक बार यहाँ ला देते हैं ताकि चीजों को अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो इसमें जो है वैज्ञानिक का दो मत था। आपको बताए थे कि ये जो निरंतरता मॉडल होता है, इसके हिसाब से क्या कहा गया था कि मानव जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग समय जोन में पैदा हुआ। इसीलिए अभी मानव का हर जगह जीवाश्म मिलता है। कहीं देखिए जर्मनी में मिलता है, तो कहीं अफ्रीका में मिलता है, तो कहीं एशिया में मिलता है। तो वैज्ञानिक ने पहला कौन सा सिद्धांत दिया था, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल दिया, जिसके अंतर्गत ये कहा कि हो सकता है आदमी जो है अलग अलग जगहों पर पैदा हुआ और अलग अलग टाइम जोन में पैदा हुआ, ये कहा था। तो इसके हिसाब से क्या कहा कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानवों की उत्पत्ति हुई और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग धीरे धीरे का विकास करके होमोसैपियंस बना। यानी कहने का मतलब हो गया, जैसे एक बात बताइए, पहले आप लोग कोई भी पेड़ जो देखते हैं तो क्या वो विशाल पेड़ ही होता है, पहले एक छोटा सा पौधा होता है, नन्हा पौधा होता है, धीरे 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 वो विशाल होते जाता है। तभी जो हम लोग आधुनिक मानव है, क्या हम लोग आधुनिक मानव ऐसे पैदा हो गए थे, नहीं। पहले जो है क्या थे, ऑस्ट्रोपैलिथिक्स थे, फिर होमो बने, फिर होमोसैपियंस बने, कुछ इस तरह से कहानी आगे बढ़ा। तो
ये जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या कहता है, यानी वैज्ञानिक जो इसमें दिया था अपना सिद्धांत, इसमें कहा था कि मानव अलग अलग जगहों पर पैदा हुआ, अलग अलग समय में पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ और फिर वो किस में बदलते चले गए, होमोसेपियंस में बदलते चले गए। हालांकि ये टॉपिक बताया हुआ है। फिर इसके बाद प्रतिस्थापन मॉडल में क्या कहा कि प्रतिस्थापन मॉडल में कहा कि नहीं, मानव एक जगह पैदा हुआ फिर वो वहां से अलग अलग जगहों पर गए। तो इसका भी हद तक सही है, ये प्रतिस्थापन मॉडल सही है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे तो आगे देखने को मिलेगा कि मानव का जो होमोसेपियंस का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ था। लेकिन इसका भी कहना सही है। तो दो मतलब देखो, कोई भी वैज्ञानिक अगर साक्ष्य देता है तो क्या वो बिना जांचे के आधार पर दे देगा, कुछ भी बोल देगा? नहीं। तो ये भी सही है हद तक, ये भी सही है हद तक, ठीक है। अब कहता है कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका से हुआ है। तो प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है कि मनुष्य का उद्भव जो है एक ही स्थान अफ्रीका से हुआ है, बाकी वो अफ्रीका से उद्भव होते गया और अलग अलग जगहों पर जाते चला गया, ठीक है। तो एक ही स्थान पर उत्पत्ति होने के बाद वो अफ्रीका से अलग अलग स्थान पर गए। ये था प्रतिस्थापन मॉडल और ये था क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कहता आदिम कालन मानव जो थे वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे, यानी वो भोजन क्या क्या खाते थे, किस हिसाब से, किस ढंग से वो प्राप्त करते थे, इनके बारे में जानना है। तो कहता है कि पहले तो संग्रहण करता था। संग्रहण का मतलब होता है स्टोर करना। इसका मतलब क्या होता है? स्टोर करना। याद रखिएगा, संग्रहण का मतलब होता है स्टोर करना, यानी जमा करके रखना। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको जो भोजन करना होता था वो रोज शिकार करना होता था। आपको पता है वो कच्चा मांस खाते थे, मछलियों को पकड़ करके खाते थे, विभिन्न तरह की चीजों को वो क्या करते थे, खाया करते थे, ठीक है। तो अब रोज उसको शिकार करना होता था, फल फूल कंदमूल खाना पड़ता था। तो कहीं भी अब मान के चलिए, एक बात बताइए, सुबह में निकला भोजन तलाश में, तो क्या करेगा? सिर्फ सुबह का ही भोजन लेकर के आएगा? नहीं, तो वो सोचता था कि रात तक का भोजन क्या करे, लेके आ जाए। तो पहले वो संग्रहण करता था। तो इसके अंतर्गत भोजन को वो इकट्ठा मतलब इकट्ठा करना आता था, यानी इसके अंतर्गत भोजन का होगा, भोजन का इकट्ठा करना आता था, यानी भोजन को क्या करता था, जमा करता था, ताकि वो शाम को या फिर अगले सुबह भी खा सके। समझ में आ गया? इसके बाद शिकार करना, हंटिंग करना। आपको अभी तुरंत बताए थे कि आदि मानव जो थे वो कैसे भोजन प्राप्त करते थे, शिकार करके प्राप्त करते थे। कैसे प्राप्त करते थे? शिकार करते थे, और जानवर का, छोटे छोटे जानवर या बड़े बड़े जानवर भी कभी कभी मिल जाते थे तो उसका शिकार करते थे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जानवरों को मार करके उसका मांस खाना आता था। किसके अंतर्गत? शिकार के अंतर्गत। फिर है मछली पकड़ना। अब चूंकि आपको पता है जितने भी जो मनुष्य थे, मनुष्य की प्रजाति मिली थी, वो सभी देखोगे समुद्र के किनारे ही मिली थी, क्योंकि जीवन के लिए पानी जरूरी है। तो पानी उस समय कल नदी तालाब तो हुआ, ये कुआं होता नहीं था, चापाकल होता नहीं था। तो नदी के बगल में जाकर के वो रहा करते थे और पानी वगैरह सब पीते थे। अब नदी में मछली था तो मछली भी मार करके वो लोग खाते थे। तो देखो बाबू, नदी उस समय इतना गंदा नहीं था, दूषित नहीं था। आजकल तो इतना नदी गंदा हो गया है, घर का मल मूत्र सब कहाँ पर बहा दिया जाता है नदी में। पीने लायक है? नहीं है, पिएगा भी नहीं। पहले नदी बहुत साफ और शुद्ध हुआ करती थी, है ना, शुद्ध पानी रहता था उसमें, तो पीते थे लोग, बीमारी भी नहीं होता था। अब पी को देखो तुरंत बीमारी हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते थे, समुद्र के किनारे या फिर नदी तालाब के किनारे रहते थे, जहां वो लोग मछली पकड़ने का भी कार्य करते थे, मछली पकड़कर मारकर उसको खाते थे। अब देखो अपमार्जन करना। अब देखो कुछ ऐसे जानवर थे, जैसे मरे हुए जानवर से मांस खुरच करके निकालना। अब कुछ कुछ मरा हुआ जानवर था, जैसे जंगल में शेर बाघ कुछ जानवर को मार करके छोड़ देते थे, तो ये लोग को मिल गया तो मांस से खाने से मतलब है, खुरच खुरच करके मांस को निकाल करके खाते थे। तो ये कुछ तकनीक देखे कि किस तरह से आदिम कालीन जो मानव थे अपना भोजन को क्या करते थे, प्राप्त करते थे। तो याद रखिएगा, भोजन को कैसे प्राप्त करते थे? संग्रहण करके, शिकार करके, मछली करके और अपमार्जन करके वह भोजन को क्या करता था, प्राप्त करता था। क्या क्लियर है यहां तक सभी को? आगे देखा जाए, प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण कैसे किया। अब अगला टॉपिक समझते हैं कि प्रारंभिक मानव जो है वो औजारों का निर्माण जो है कैसे किया, ठीक है। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण कैसे किया, इनको जरा समझना है, ठीक है। तो आपको अभी तुरंत बताए थे कि जब मनुष्य पैरों पर चलना शुरुआत किया तो हाथ फ्री हुआ, और जब तक हाथ फ्री नहीं होगा तब तक क्या संभव है औजार बनाना? कोई सामान तक वो नहीं ढो पाता था तो औजार क्या बनाएगा? तो हाथ फ्री हुआ, धीरे 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 क्या हो गया, इसका मांसपेशी जो है, ये जो उंगलियां है, ये एक्टिविटी में आने लगा, और इनसे वो कार्य को करना सीखा, कोई चीज को वजन ढोना सीखा।
पहले ऐसे हुआ करता था। पहले देखो, अभी तुम भी देखोगे कुत्ता बिल्ली का जो पंजा होता है ऐसे सटा हुआ रहता है। फिर धीरे धीरे ये हटना शुरू हुआ। जब हटना शुरू हुआ है ना, तब फिर वो काम मतलब चीजों को समझना सीखा कि नहीं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कोई चीजों को उठा सकते हैं। पहले उसको पता नहीं था ऐसे कर सकते हैं। तो धीरे 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 क्रमिक विकास हुआ। समझ में आ रहा है? कहता कि पत्थर के औजार बनाने और इनके इस्तेमाल के साथ साथ पहले इथोपिया और केनिया से प्राप्त हुआ। यानी इथोपिया और केनिया नामक दो जगह है। पहले यहीं से क्या मिला, इसके कुछ अंश मिले जहां पर पत्थर के औजार थे। तो इनसे ये पता किया वैज्ञानिकों ने, है ना, जो खुदाई करने के वाले टीम थे, उन्होंने ये पता किया कि नहीं, पहले के जो आदिकालीन मानव थे वह पत्थर के औजार भी क्या करते थे, बनाते थे। समझ में आ रहा है? कहता है ऑस्ट्रोलोपिथिक्स ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। तो कौन बनाया था? ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। क्योंकि देखो, ऑस्ट्रोपेलिथिक्स और होमोसेपियन का लगभग जो है शरीर मिलता था। बस ऑस्ट्रोपेलिथिक्स का जबड़ा बड़ा होता था, भारी होता था, दांत थोड़ा बड़ा बड़ा होता था, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा जो चलने फिरने में सक्षम थे। तो उन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिक ने क्या किया कि ऑस्ट्रोपेलिथिक्स ने सबसे पहले जो है क्या बनाया था, पत्थर के औजार बनाया था। ठीक है? होमोसेपियंस तो उससे एडवांस वर्जन है बाबू, तो और अच्छा हथियार बना लेता। फिर 35,000 साल पहले जानवरों को मारने का, है ना, तरीका बदला, है ना, यानी मारने का तरीका बदला। पहले जो है फेंक कर मारे जाने वाले भाले का प्रयोग शुरू हुआ। यानी जो है पहले जो जानवर को मारते थे, तो पहले देखो, चूंकि पत्थर का हथियार होते थे, तब पत्थर को काट करके क्या करते थे, उसमें डंडा उंडा लगा देते थे। तब पत्थर से कितना मरेगा, कोई चीज नुकीला थोड़ी ना होगा। तो फिर धीरे धीरे जब धातु का खोज हुआ, तो ये देखा गया कि भाले का, यानी जानवरों को ऐसे लकड़ी को घुसा देता था, भाला बनाता था, और भाला बना करके फेंक के मारे जाने की जो है क्या हुआ था, तरीका शुरू हुआ था। फिर धीरे 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 तलवार आ गया। अब भाला से नहीं लगता था तो तलवार आ गया। फिर क्या आ गया, तलवार आ गया। जैसे जैसे धातु का खोज होता गया, तलवार आ गया। फिर देखो तीर कमान का प्रयोग शुरू हुआ, फिर तलवार वगैरह सबका शुरू हुआ। तो इस तरह से लोग जो है क्या करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे और उसका उपयोग शिकार करने में करते थे। बातें समझ में आ रहा है? फिर कहता है कि 21,000 साल पहले लोग छेनी जैसे औजार भी बनाए थे, जिससे गुफाओं में वो क्या करते थे, चित्रकला करते थे, चित्रकारी करते थे। पत्थर पर खोद खोद करके क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। तो छेनी का भी क्या किया था, वहां पर साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि पहले के लोग छेनी का भी जो है उपयोग करते थे। बातें समझ में आ रहा है? तो ये चीजें थी। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए आगे देखते हैं। अब संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, यानी बातचीत कैसे करते थे। तो आपको पता है बाबू, पहले तो कुछ बोलबे नहीं करता था, उसे बौक होता था। पर उसको की पता कि बोली भी होता है, समझेंगे। धीरे 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 वो घरघराना शुरू किया। जैसे जैसे कहते ऐसे करते हैं ना, मतलब कहते हैं मतलब भागो हटो, मतलब एक मीनिंग के रूप में। तो अभी ना हम लोग को बोली है, चलो हटो यहाँ से जाओ। तब पहले वो लोग कैसे करते थे, ऐसे मतलब अंदाजन, जिसको हम लोग कहते हैं अंदाजा, या फिर मौखिकली में बोल करके, बोल तो नहीं, बस सांकेतिक रूप से समझाते होंगे। फिर धीरे 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 विकास हुआ। जैसे यहाँ देखिए, ये कलम है, तो उन लोगों ने कुछ ने विचार किया होगा कि नहीं, इसका नाम कलम ही रख देते हैं। अगर हम कलम कहेंगे तो ये लेकर के आना, तो कलम रखा चला गया। तो धीरे 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 सबका नाम रखा चला गया। धीरे 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 क्या होने लगा, वो भाषा प्रचलित होने लगा और भाषा सीखा होगा। इसी तरह से हुआ होगा। बातें समझ में आ रहा है? तो कहता कि प्रारंभ में मानव के पास कोई भी भाषा नहीं थी। बात सही भी है, वो कुछ भी नहीं, मुक्त था। ठीक है? फिर होमोनिड, होमोनिड जो था, होमोनिड, ठीक है, होमोसेपियंस का ही अंश है होमोनिड। वो हाव भाव से, हाव भाव से का मतलब होता इशारा वगैरह सबसे, ऐसे मतलब इशारा से क्या करते थे, बुला लेते थे। ठीक है? हाव भाव तथा हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। पहले भाषा नहीं था। फिर बहुत पहले बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग होता था। मतलब ऐसे बहुत हो गया, यही ध्वनि निकालते थे। फिर क्या हुआ, धीरे 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 यह ध्वनियां आगे चल करके भाषा बन गई। और देखो आज हम लोग कितना शुद्धतम और सरलतम रूप बोल सकते हैं भाषा का। तो क्या ये अचानक कोई चीज हो जाता है? नहीं, हम लोगों में धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। अभी भी बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो बोल पाता है? नहीं। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी हम लोग का जीन भी उस तरह से है, और समाज में उसको वैसा वातावरण मिलता है कि 21 साल में बोलना सीख जाता है कि नहीं है? नहीं तो पहले जन्म में देख लो बच्चा क्या बोल पाता है, उसको भी ध्वनि का कोई ज्ञान नहीं होता है। उसको पता है कि कलम कलम ये यही कलम होता है, उसको सिखाया जाता है, सीख जाता है तुरंत। लेकिन बताओ आदि मानव को कौन सिखाएगा? वहां कोई टीचर तो था नहीं, उसको पता नहीं था, भाषा वैसा कुछ नहीं था। तो वहां पर धीरे 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 क्रमिक विकास हुआ।
अच्छा हुए जो हम लोग इस जनरेशन में पैदा हुए, नहीं तो फिर जंगल में घूमते रहते। समझ में आ रहा है? कोई शेर उर खा लेता, कुछ भी, जिंदगी तबाह ऐसे। समझ आ गया? चलकर भाषा बन गई। फिर कहता है भाषा का विकास लगभग 20 लाख साल पहले हुआ। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन कि भाषा का विकास कितना साल पहले हुआ, तो लगभग 20 लाख साल पहले हुआ। भाषा का विकास लगभग 20 लाख साल पहले हुआ। क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है कि शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत तक, यानी जो शिकारी था, यानी शिकारी यही सब जो शिकार वगैरह सब करता था। संग्राहक का मतलब अभी तुरंत बताया है, मतलब स्टोर करके रखने के लिए। समाज और अभी का वर्तमान जो है उसको अतीत से कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, क्या वर्तमान शिकारी यानी अभी का जो शिकारी है, संग्राहक समाज के बारे में जानकारी लेकर अतीत कैसे मानव के जीवन को पुनर्निर्मित किया जा सकता है। यानी अभी का जो शिकारी है, अभी का जो यहाँ के जो संग्राहक शिकारी हैं, क्या अतीत में भी वैसा ही होता था, या उनको हम किस नजरिए से देखते हैं? ठीक है, तो कहता है कि इस पर दो परस्पर विरोधी विचारधारा चल रही है, यानी दो वैज्ञानिकों का मत है। पहले विचारधारा में सुनिए क्या कहता है कि आज के शिकारी समाज की विशिष्टताओं, तो होगा विशिष्टताओं को सीधे अतीत के, तो देखो, यानी अभी का जो शिकारी संग्राहक समाज है और अतीत का जो शिकारी संग्राहक समाज है, उनमें क्या विभिन्नताएं हैं, क्या उनको अभी और अतीत से जोड़ करके देख सकते हैं? तो इनमें दो वैज्ञानिकों का मत था। पहला का विचारधारा था क्या कि नहीं नहीं, अभी का जो शिकारी समाज है वो पहले के शिकारी के ही समाज के जैसा है, उसको हम अतीत से वर्तमान में जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी शिकार करते थे, ये लोग भी शिकार करते थे, शिकार करते हैं। लेकिन दूसरा का विचारधारा क्या है कि नहीं नहीं, अभी का जो शिकारी संग्राहक समाज है वो शिकार करने के अलावे अन्य काम भी करते हैं, जैसे खेती, व्यवसाय इत्यादि विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। तो अभी के शिकारी संग्राहक समाज को अतीत के शिकारी संग्राहक समाज से हम जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। ये दूसरे का विचारधारा मानना था। बातें समझ में आ रहा? और ज्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई विशेष बातें नहीं है।